नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर साहब। नमस्कार राजू भाई, कैसे हैं? नमस्ते। बस एकदम बढ़िया सर। तो हमारे मोदी जी विदेश फिर एक बार निकल गए हैं, 4-5 देश घूमेंगे। अब कौन से देश हैं वो उनका नाम आप जानते हैं, घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो वगैरह वगैरह। क्या करने गए हैं इस पर भी हम बात करेंगे, क्या लेकर आएंगे और क्या देकर आएंगे इस पर भी हम बात करेंगे, और हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारा पासपोर्ट खिसकते खिसकते 147वीं जगह पर चला गया है और एक ऐसे मुल्क के साथ जुड़ गया है जिसका नाम कम से कम मैं तो नहीं जानता था। लेकिन साथ में एक और बड़ी खबर है जिसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि वो इतनी बड़ी खबर है कि चाह के भी अखबार तो नहीं दबा पाए। गोदी मीडिया पे बहस हो ही नहीं सकती है क्योंकि अंबानी का ही गोदी मीडिया है, आधा आधा अडानी का है। बड़े भाई का हो, छोटे भाई का हो, लेकिन है तो अंबानी ही। अंबानी को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनके एक अकाउंट में जो था उसको फ्रॉड अकाउंट घोषित करने की बात की है, क्योंकि लोन नहीं चुकाया जा रहा था। और ये सब तब है जब उनके पहले ही करोड़ों के जो लोन है वो लाखों में तब्दील कर दिए जाते हैं। 90-90% लोन उनका माफ किया गया है, तो भी लोन नहीं चुका पा रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और इकोनॉमिक्स में राजू भाई लगातार हम लोगों को पढ़ाया गया प्राइवेट सेक्टर बड़ा एफिशिएंट होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 5 करोड़ लोन लेकर 5 लाख चुकाना हो और वो भी ना चुकाना पड़े, तो कमबख्त इस देश का कोई भी आदमी एफिशिएंट हो सकता है, दुनिया का कोई भी आदमी बिजनेसमैन हो सकता है। अगर उसको जितना चाहे उतना लोन मिल जाए और चुकाने की झंझट खत्म हो जाए, तो फिर तो राजू भाई भी मुंबई में, हालांकि वो बड़ा बदसूरत सा अपार्टमेंट बनवाया है अंबानी ने, लेकिन उसको खरीद सकते हैं बड़े आराम से, लोन मिल जाए और चुकाना ना पड़े। अगर यही बिजनेस है तो क्या बिजनेस है? ये एफिशिएंसी तो कम से कम नहीं हो सकती है। और ये सब हो इसलिए पा रहा है क्योंकि अब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि वो नया चुनाव आयोग है जहां पे वोटर लिस्ट को ऐसे कबाड़ कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जीत ही ना पाए। जहां मशीनों से बात बढ़ के अब वोटर लिस्ट तक पहुंच चुकी है और जहां विपक्ष की वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने इशू खोल दिए हैं और मैं किसी भी इशू पर डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि बात करने का काम आज जो है वो राजू भाई का है। बिना सवाल सीधी टिप्पणी। देखिए, अनिल अंबानी जी के बारे में जो आपने कहा, आरकॉम जो उनकी कंपनी है, उसका जो लोन अकाउंट है, उसका इस्तेमाल जो कहा गया वहाँ उन्होंने नहीं किया। आपको 2 बातें बताता हूँ मैं। वर्सोवा और बांद्रा के बीच में मुंबई में एक लिंक सीलिंग बन रहा था, यानी सीलिंग बहुत सारे बन रहे हैं एक साथ। तो वो लगातार अनिल अंबानी को ही दिया गया और अनिल अंबानी उससे हमेशा वक़्त बढ़ाकर माँग रहे हैं। और डिफ़ॉल्टर तो लिस्ट में तो है ही वो, और वो बढ़ाकर माँग रहे हैं, बजट बढ़ाकर माँग रहे हैं, ऐसा करके-करके अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। उस दिन हमने ये ट्वीट डाला था, मैंने ट्वीट डाला था, लेकिन तब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी, तो अभी ये न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ क्या है आप समझिए सर। ये लोन अकाउंट के जो पैसे हैं, जिस काम के लिए इस्तेमाल करने हैं, यानी समझ लीजिए कि आपने लोन लिया है अपना घर लेने के लिए, 2 बेडरूम का एक घर आप दिल्ली में ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, और उसके लिए आपने लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, और वो लोन लेने के बाद आपने जाकर डांस बार में उसको उड़ा दिया। तो जो पर्पज़ आपने दिया है बैंक को, वो पर्पज़ आपने उसके लिए वो लोन खर्च नहीं किया। और ये और भी जटिल जब हो जाता है, जो वो आपका लोन सर्कुलेट होने लगता है अपनी ही आपकी ही कंपनी में और गायब हो जाता है। तो ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एंगल है, और ये 49,000 करोड़ का लोन ऑलरेडी उनका राइट ऑफ कर दिया है, और फिर भी ये हालत है कि उनको फ्रॉड घोषित किया है। यानी ऐसा नहीं, एसबीआई जो पूरी तरह से मोदी, शाह, अंबानी, अडानी के दबाव में काम करते हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं बचा अनिल अंबानी का अकाउंट फ्रॉड घोषित करने के सिवाय। और उसमें एक पहलू है, और वो भयंकर है देश के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी संप्रभुता के लिए। वो ये कि दासा कंपनी जो है, राफेल वाली, जो फ्रेंच कंपनी, उन्होंने नागपुर में जो एक प्रोजेक्ट बिना किसी अनुभव के अनिल अंबानी को लिया था, वो नागपुर के प्रोजेक्ट को 2017 में मोदी जी अच्छे सेल्समैन बन के वहां से लेके आए थे अनिल जी के लिए। वो प्रोजेक्ट का यहाँ पर शुरुआत उन्होंने की। उसमें फाल्कन 2000 बनाएंगे, जो उन्होंने कभी बनाई नहीं है, उनको कोई अनुभव नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं। जितना आपको और हमको मालूम है फाल्कन 2000 के बारे में, उतना बनाया ही तो अनिल उन्होंने को राजू जानते भाई, हैं।
बनाया तो उन्होंने खिलौने का जहाज भी नहीं है कभी। हाँ, नहीं, इसमें हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ। जब संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हो रहा था, मुंबई महाराष्ट्र की है ये कहने के लिए एक किताब लिखी थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। मेरे पास है वो किताब, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें उन्होंने गुजरातियों पे लिखा था कि गुजराती महाराष्ट्र में आकर अगर महाराष्ट्र को अमीर कर रहे हैं, ऐसा उनका भ्रम है, तो गलत है। उस वक्त लिखा था अम्बेडकर साहब ने। उन्होंने लिखा कि यूरोपियंस और जो ब्रिटिश आए हैं, उन्होंने इस शहर को और बाकी जो बंदरगाह है उनको सफल बनाया और प्रॉस्परस बनाया। ये लोग व्यापार करते हैं, ये लोग इंडस्ट्री नहीं बनाते, ये लोग कोई खोज नहीं करते, ये लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करते, और इनका कोई वेलफेयर स्टेट के लिए योगदान नहीं है। महाराष्ट्र को इनकी जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इनके बारे में लिखा है। तो आपने जो खिलौना भी नहीं बनाया कहा, वो एकदम सच है, वो आज तक सच है। सिर्फ व्यापार करते ये लोग। अब देखिए, आपने एसबीआई से पैसा लिया, फिर अडानी ने वो हाइफा पोर्ट के लिए एलआईसी से पैसे लिए। सर, ये क्रिएट कर नहीं रहे हुए वेल्थ, जो कैपिटलिज्म का मूल उद्देश्य है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, तो नहीं कर रही। ये एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी हमारे आपके पैसे वो सरकार की मदद से, ये एक तरह का स्टेट टेररिज्म है, आप इकट्ठा करके उनको मिल रहा है, और वो पैसा वो घुमा रहे हैं और विदेश में लेके जा रहे हैं, जो औरंगजेब ने कभी नहीं किया था। किसी भी मुगलाई सल्तनत में किसी ने नहीं किया था कि यहाँ के पैसे दूसरे देश में रखे, तो ये ले जा रहे हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग है। तो एसबीआई ने अनिल अंबानी के आरकॉम को फ्रॉड घोषित किया है, फ्रॉड। और आरबीआई में, और फिर भी ये फाल्कन 2000 बनाएगा, फिर भी ये हमारा वर्ली सीलिंग बनाएगा, सीलिंग का एक जो एक लिंक रोड बना रहा है, उसको मोहलत मिलेगी और टाइम की, और ज्यादा बजट बढ़कर मिलेगा। सर, ये एक माफियाई स्टेट बन चुका है हिंदुस्तान। इसमें मैं बार बार ये कहता हूं, हर प्रोग्राम में शायद आपके कहा है, और ये माफियाई बना है, इसके लिए मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है सर। ये सारे डॉट आप कनेक्ट करके देखो तो आपको पता चलता है ये माफिया में ही होता है। यानी दाऊद के मन में आया तो वो शब्बीर को कुछ भी देगा, वो दाऊद के मन में आया तो वो शकील को भी कुछ भी दे सकता है। तो दाऊद का बस भरोसा जीतना है आपको। तो ये लेवल पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधानिक हमारी जो बातें हैं, और बैंकिंग के लिए रूल्स है, रेगुलेशन है, एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो आम आदमी के पीछे लगी हुई हैं, छोटे व्यापारियों के पीछे लगी है। और जो गवर्नमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाते ये भ्रष्टाचार के लिए, उनके पीछे लगी है। लेकिन ये आज देखिए, कल फ्रॉड घोषित करने के बाद ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को अनिल अंबानी के घर पे छापे मारने चाहिए थे। क्या उन्होंने मारे? तो ये सवाल ही नहीं उठता। असंवैधानिक ही नहीं सर, उन्होंने ब्रीच ऑफ अपना जो ओथ जो संविधान के साथ शपथ लेते हैं, प्लेज है जो उसका उनका, भंग हाँ। किया है। तो ये अनैतिक ही नहीं, इलिजिटिमेट भी है। इन अधिकारियों को न्यूरेमबर्ग जैसे ट्रायल पे खड़ा करना चाहिए, आज नहीं तो कल खड़ा करना पड़ेगा सर, वरना आने वाले इतिहास में ऐसे पैदा बार बार होते रहेंगे। ये ना हो, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अब माधवी बुश देखिए, आराम की जिंदगी जी रही है। उन्होंने जो किया वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। तो सारी सारी जो क्रीमी लेयर है अपना हिंदुस्तान की इकोसिस्टम, बीजेपी, आरएसएस और इनका, वो सारा एक आइदर ड्रग में या मनी लॉन्ड्रिंग में या अन्य यानी हथियार में या तेल में क्राइम करने वाले सिंडिकेट के हिस्सा है। तो ये लोग एक जी। माफिया है। जैसे सिनालोवा कार्टेल है, जैसे मेंडेलिन कार्टेल था, वैसा ये गुज्जू कार्टेल बन गया। अच्छा, ये बताइए राजू भाई, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि हाइपोथेसिस नहीं है। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया होता। चलिए कांग्रेस पार्टी एक बार छोड़ देते हैं, मान लीजिए किसी ऐसे कैपिटलिस्ट के, किसी ऐसे बिजनेसमैन के, किसी ऐसे नेता के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया होता जो विपक्ष से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, आरजेडी से जुड़ा हो, स्टालिन से जुड़ा हो, या फिर अपने अखिलेश जी से जुड़ा हो, या फिर महाराष्ट्र में ही मान लीजिए किसी विपक्ष की पार्टी से जुड़ा हो, तो क्या होता? सर, मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि ये हाइपोथेटिकली सोचने की भी जरूरत नहीं है। संजय राउत साहब की किताब आ चुकी है, जो शिवसेना के नेता है और स्पोक्स पर्सन है और सांसद है, वो चौथी बार सांसद है।
तो उन्होंने एक 50 लाख का लोन 15 साल पहले लिया था अपने रिश्तेदार या दोस्त से। वो 50 लाख के लोन की वजह से वो उन्होंने पे भी किया वापस। ईडी ने उनको कम से कम आधा साल जेल में रखा। उसके ऊपर उन्होंने कि नरकातला स्वर्ग नाम की किताब भी लिखी है, और उन्होंने वहां पर मिले हुए सारे जो बिजनेसमैन है, जो सरकार की गुड बुक में नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बिचौलिए होते हैं सरकार के, ईडी के बिचौलिए, उनको अनसिक्योर्ड लोन, आप समझिए, आप कैश दिए वो अलग है सर, अनसिक्योर्ड लोन उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए पैसे 16 करोड़ 15 करोड़, अलग अलग बिल्डर, वो सारे जेल में वहां सड़ रहे थे, उनके बारे में भी उन्होंने उस किताब में लिखा है। तो आप समझिए कि दूसरे किसी का क्या होता, ये हाइपोथेटिकली सोचने की जरूरत नहीं, मेरे सामने किताब है वो सर, उसका ब्लर्ब जो है वो मैंने ही लिखा है। मराठी में है ना अभी किताब? मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में शायद आ रही है, मुझे अभी पता नहीं, अब मैं पूछूंगा वो पब्लिशर से, लेकिन आ रही है हिंदी और मराठी। कोशिश इंग्लिश। करते हैं संजय राउत साहब से बात करने की उस किताब पर। जी जी जी। अच्छा, एक अगले सवाल पर चलते हैं। मोदी जी विदेश गए हैं, ये अपने आप में खबर नहीं है क्योंकि मोदी जी विदेश जाते रहते हैं। जिस तरह के मुल्क वो चुन रहे हैं, पिछली बार भी चुना था और इस बार भी चुना था, घाना जा रहे हैं, त्रिनाद एंड टोबैगो जा रहे हैं और इस तरह की कंट्रीज में जा रहे हैं। एक बात जरूर हो रही है कि उनको सम्मान उम्मान मिल जा रहा है, वहां का उच्चतम सम्मान। हालांकि घाना में सुना उस सम्मान को लेकर विवाद भी हो गया है। ये इन सब चीजों का क्या मतलब है? जब आपका पासपोर्ट 147वें पोजीशन पे पहुंच गया है, तो आपको चाहे 147 देशों से सम्मान मिल जाए, देश को कौन सा सम्मान उससे मिल रहा है? और क्या मतलब है इस तरह के सम्मान वगैरह इकट्ठा करने का? कोई फायदा हो रहा है? या फिर वहां भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि अडानी जी का जल्दी ही कोई पोर्ट वोट खुलेगा? देखिए, दो बातें मैं बताता हूँ, और दो बातें ठोस है, इसमें कोई फिर से एक बार हाइपोथेटिकली कुछ नहीं। पहली बात तो सर, जिन देशों में हमें सम्मान मिला है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जब हमारी सो कॉल्ड एक छुटपुट की लड़ाई हुई, स्कर्मिश, एक स्कर्मिश कह लीजिए, झड़प कह लीजिए, अगर युद्ध न कहना चाहें। झड़प हो गई, जो वो भी मैं आपको उसके ऊपर अलग से प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली। वो झूठ मूठ की थी, है तो अब पता चल गया, हॉकी की टीम भी आ रही है, और वो इस पे बैन उठाए थे, वो फिर लोगों ने बोला तो उन्होंने फिर से बैन कर दिया, वो सब बकवास चीजें हो रही है। खैर, लेकिन वो बेचारे पहलगाम में सैलानी बिना वजह मर गए, और आतंकी कभी नहीं मिलेंगे, वो तो यशवंत सिन्हा बोल चुके, तो पुलवामा कभी नहीं मिलेंगे। तो मोदी जी ने जो भी वो जो स्किर्मिश जो भी बात की थी पाकिस्तान के साथ, तो उसमें मोदी जी को मेडल 22 देशों से मिले हैं। मोदी जी को, यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन को, यानी हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं लोग मोदी जी का पर्सनल उन्होंने कुछ ऐसा पर्सनल योगदान किसी भी क्षेत्र में दिया नहीं है उससे पहले। तो 22 देशों के, लेकिन हमारे साथ 2 देश भी खड़े नहीं थे। एक देश थोड़े दिन के लिए खड़ा रहा था, वहां मोदी जी गए नहीं थे और गले पड़े नहीं थे, वो था तालिबान यानी अफगानिस्तान। और उन्होंने बाद में चाइना के साथ फिर मीटिंग हो गई, वो भी गए। अब इजराइल के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, हम कई बार बात कर चुके हैं, और इजराइल की बात अलग ही है, और वो मैं रोज ही करता रहता हूं, इसलिए उस पर अलग बात करने माफिया की जरूरत उसको नहीं। रूल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करना गलत है। अब बिल्कुल। बात रही, उनको हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मोदी जी के जाने का कोई असर नहीं, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं तो उनका फायदा है उसमें। मैं आपको बताता हूँ, आपने जितने देशों के बारे में, जिन देशों के बारे में जिक्र किया, मैं आपको गिनकर दिखाता हूं, या आप अगर चाहते हैं तो मैं ट्वीट डालता हूं, हर देश में कहीं ना कहीं अडानी कनेक्शन है, अडानी का व्यापार मिला है, लेन देन हुई है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और दूसरी बात अडानी के लिए क्या हुआ है मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, केनिया जैसा देश, कांगो जैसा देश, और अब यूएसए जैसा देश, दरवाजे बंद हो गया अडानी के लिए। तो अडानी के लिए, यानी मोदी जी के लिए, व्यापार के नए अवसर ढूंढना बहुत जरूरी हो गया। तो अब वो टिम्बकटू छोड़ के, यशवंत सिन्हा का फिर एक बार कोट कर रहा हूं मैं, टिम्बकटू छोड़ के सब जगह जा रहे हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग बिना का गीतमाला सुनते थे, तो हर बार सिफारिश झुमरी तलैया से आती थी। झुमरी तलैया, जो मुझे लगता था कि झुमरी तलैया, मुझे लगता था अमीन सयानी साहब का ही गाँव है। तो कई बार मुझे ऐसे लगता था। तो जब मैं बड़ा हुआ तो पहले मैंने झुमरी तलैया ढूंढ निकाला। तो बात यह है कि अब मोदी जी जहां जहां गए हैं, अब घाना में आपको जल्द में दिखेगा। सर क्या है कि यह छोटे देश है घाना की, जो कुल आबादी कितनी है, 3 करोड़ 44 लाख लोग रहते हैं घाना में।
और वहां पर देसी लोग, अपने लोग भी बहुत सारे बसे हुए हैं, बहुत जैसे कि सारे, बहुत सारे हैं। हाँ, मॉरिशस में जैसे हैं। तो वहां पर मॉरिशस में अडानी ट्रिनिडाद टोबैगो पूरा भरा हुआ है। ट्रिनिडाद टोबैगो वो में तो यहाँ से ही लोग गए अडानी हैं। अडानी क्या करते हैं, यहाँ के अपने बैंक बैंक तो खुले हुए हैं उनके लिए, कुछ भी करे, वो लॉन्ड्रिंग करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, फरेब करे, मुद्रा पोर्ट से ड्रग लाए तो भी बैंक दे रहे हैं उनको। एलआईसी ने पैसा हाइफा के लिए दिया जो तहस नहस कर दिया ईरान ने। तो हमारे पैसे जो है बैंक में वो वो लेते हैं वो, और वहां पर नया बिजनेस शुरू करते हैं, या ग्रीन एनर्जी या व्हाइट एनर्जी या तेल या कुआं, ये वो। तो उस देश के लिए क्या जरूरी है सर? एम्प्लॉयमेंट। तो वहां के लोगों को नौकरियां मिल रही। तो एक विदेशी उद्योगपति, उद्योगपति तो है नहीं, ये हमें मालूम है ना, और उनको नहीं मालूम। एक और बात है राजू भाई, जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, मैं देखता हूं कि ये वो देश हैं जहां के राष्ट्रपतियों पर करप्शन वगैरह के आरोप जबरदस्त लगते रहे हैं। इनके पैसे विदेशों में पड़े रहते हैं, और करप्शन वाला मामला तो अमेरिका के कोर्ट ने साफ कर ही दिया है। उस पर मैं और आप क्या कमेंट करेंगे? वो तो अमेरिका के कोर्ट ने कर दिया है। अब समन भेजे ना भेजे, मामला तो सामने आ ही गया है। तो ये भी देखिए हो सकता है कि हम्म साइप्रस के बारे में, अडानी के भाई की जो वो है उस वहां पर, तो अभी आरोप ही किया साइप्रस के अध्यक्ष ने कि इजराइल हम पर कब्जा कर ही रहा है हम्म हर हम्म चीज हम्म खरीद के। तो ये मोदी जी का जो नेटवर्क है, वो अडानी का और गुजू कार्टेल का एक माफियाई संगठन है। और उसकी कंसर्न, उसके कंसर्न जो व्यापारिक कंसर्न है, पैसे के कंसर्न है, वो आपने और हमने पिछली बार बोले, तेल, ड्रग्स, हथियार। आर्मेंट, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट धर्म। ये चार चीजों में वो खेलते हैं, और वो चार चीजों के साथ काम करने के लिए जाते हैं। उस देश का कोई लेना देना नहीं। आप समझिए कि कल ही आरोप किया गया हमारे पूर्व एक सेना के अधिकारी द्वारा, कि जो ड्रोन्स यूज किए गए पाकिस्तान के टाइम में या फिर किए गए, वो वो इजराइल से। इजरायली ड्रोन है, और हमारे पास उसका ओरिजिनल, और वो अडानी बना रहे हैं। वो हमने ईरान के खिलाफ भी यूज किए हैं, ईरान का कहना है, और भी चीजें उसमें शामिल है। तो सर ये सारी चीजें जो हैं, वो हमारी संप्रभुता, हमारी सेना की पावर, हमारी 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 जो आर्थिक ताकत है, हमारी बैंकिंग सिस्टम है, हमारी एलआईसी है, हमारे पीएसयूज है, उनको अंदर से दीमक जैसा खोखला बनाने में लगी हुई है। और वो खोखला बनाने वाला दीमक जो है, वो दुनिया भर में फैलाने के लिए मोदी चाहते हैं। उसका भारत से कोई वैसे लेना देना नहीं। घाना पे आपको याद दिला दूं मैं कि घाना के जो पहले राष्ट्रपति थे, क्याम्बे साहब, नेहरू जी के बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे। क्रांति से घाना में सरकार उन्होंने बनाई थी, औपनिवेशिक शासन खत्म किया था। और उसी क्याम्बे के नाम पर जोहरान ममदानी का जो बीच का नाम है, जोहरान क्याम्बे ममदानी, घाना के उसी पहले राष्ट्रपति के नाम पर है। तो घाना का अपना एक इतिहास रहा है, और इसीलिए शायद घाना में जो पुरस्कार मिला उसको लेकर विवाद भी काफी है। नहीं, और भी एक बात है सर। पिछली बार मोदी जी को जिन राष्ट्रपति जी, पुराने राष्ट्रपति का पुरस्कार किसी देश में मिला था, वो राष्ट्रपति नेहरू जी के मित्र और बड़े मुरीद थे। तो उन्हीं के वो नाम तो का कई बार हो पुरस्कार चुका। मिला। हाँ, तो हाँ हाँ, बिल्कुल मोदी, वो हो चुका देखिए है। मोदी जी अपनी बचपन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और नेहरू जी का जो सम्मान, गरिमा और ऊंचाइयां जो है, उसको छूने की वो कोशिश भी नहीं कर सकते। इसलिए वो एक सस्ता अनुकरण करने के लिए जाते हैं, और ये सारी चीजें बाकी अडानी के लिए करके आते हैं। भारत के लिए अब मोदी जी सिर्फ एक अच्छा काम कर सकते हैं, जो उनके देशभक्ति का सबूत होगा, वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन वो देंगे वो तो नहीं, नहीं और वो देंगे, वो तो नहीं देंगे, क्योंकि नया चुनाव आयोग है। हाँ, कहा गया शायद कि हाँ, नया चुनाव चुनाव आयोग, आयोग अब है। ये नया चुनाव आयोग है। सर कल एक मैं बहस सुन रहा था एक पॉडकास्ट में। उसमें जो गेस्ट है, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि यार राजीव कुमार बेहतर थे, ऐसे ये ज्ञानेश कुमार है, आप याद रखिएगा, अमित शाह के बहुत करीबी है। और ये ऐसे हैं कि ये गलतियों को भी, जिस तरह से मोदी, शाह, अडानी, अंबानी जिस तरह से अपनी गलतियों को भी सही ठहराते हैं, वैसे वाले में से हैं। और दूसरे ही दिन मैंने देखा कि उन्होंने विपक्ष को कहा कि ये नया चुनाव आयोग है। नया चुनाव आयोग क्या बाहर से सोने के पतरे लगे हैं क्या उसको? या सोने के क्या क्या, या प्रॉब्लम क्या हो गई है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कहना था उनको एक्चुअली। ये चुनाव आयोग नहीं, ये डंडे की भाषा जानने वाला एक हम लोग गैंग बनाए हुए हैं।
और हम बीजेपी के साथ हैं, हम गैंगस्टर हैं, इतना ही कहना बाकी है। देखिए मेरी एक आपके माध्यम से मैं विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मरकड़वाड़ी का जो मॉडल था, मरकड़वाड़ी में लोगों ने बैलेट पेपर पे चुनाव, मॉक चुनाव लेने की एक कोशिश की थी। वो तो पवार साहब ने दबा दी बाद में, बात अलग है। वो अलग एक किस्सा है, उसके ऊपर हम जाते नहीं है। हम लोग कर चुके पवार हैं बात साहब, पहले इस पर। नहीं, नहीं, पवार साहब तो देवकी है ना अडानी साहब के। हम्म, हम्म, अगर यशोदा मैया अगर मोदी जी है तो पवार साहब देवकी है। तो वो उसके लिए उनको करना पड़ता है बाबा। तो बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि एक आंदोलन जो अब उग्रता से आंदोलन विपक्ष को करना चाहिए एक चुनाव आयोग के खिलाफ, वो मॉक पोलिंग जो है बैलेट पे हर चुनाव क्षेत्र में करना चाहिए। और मुझे लगता है शुरुआत बनारस से करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सर, बनारस में मोदी बैलेट पेपर पे अगर निष्पक्ष चुनाव अगर विपक्ष करा देता है तो हार जाएंगे और वही सबूत होगा कि ये सारा जो इन लोगों का जो रैकेट चल रहा है उसको बंद करने की शुरुआत वहां से होगी। मोदी जी का इस्तीफा इस देश का भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते जल्दी तो ये देश एक बहुत बड़े अंधेरी खाई में जा रहा है। ये मैं बार बार बताता हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है इसके कहने से। लेकिन अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या बदल जाएगा? देखिए, राजदार कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये हिंदुस्तान के इतिहास के 1000 साल कहते हैं। आप समझिए कि बहुत करीबी होते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं। अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे सर, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों को उनके सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और सारी दुनिया इंग्लिश बोलती है तो फिर वो सर करने कैसे देंगे उनको? वो जा ही नहीं सकते कहीं। सर उनके अंदर का बाप बोला है वो बात, उनके अंदर का गृह मंत्री नहीं, समझिए आप। वेदना कहीं से आती है, हमें पता कुछ और चलता है सर। तो बात यह है कि वो नहीं बनेंगे, योगी बनने की का सवाल ही नहीं है, ऐसा निशिकांत दुबे ने कल ही बोला है। और वो बोले कि हेमंत बिस्वा है, देवेंद्र फडणवीस है, यानी आपस में घमासान की पूरी तैयारी हो चुकी है सर। अब एक बीजेपी में कई बीजेपी है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग वाले गाना है ना, वैसे अब एक बीजेपी पे कई बीजेपी है। और आप समझिए कि मोदी जी का इस्तीफा अगर नहीं आता है तो उन्हें, मुझे बुरा लगेगा, या बुरा लगने लायक है नहीं वो, लेकिन फिर भी बुरा लगेगा क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी हुआ करते थे वो, इसलिए बुरा लगेगा कि उनको बहुत जलील होके जाना पड़ेगा और इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। जो लोग दौड़ के आप आज बीजेपी में जा रहे हैं ना सर, अपने आप साख को बचाने के, महाराष्ट्र के धुड़ा से कुणाल पाटिल गए, जो राहुल गांधी उनको बहुत प्यार करते थे, उनका कुछ 100 करोड़ का मामला है, उस ले गए, लेकिन वो 100 करोड़ के लिए गए हैं, लेकिन 1 या 2 साल में, 1 डेढ़ साल में वो 1000 करोड़ का रोना रोएंगे, देखना। तो कुल मिला जुला के आप कह रहे हैं कि कोलंबस विश्व की यात्रा पर निकला हुआ है ताकि देशी विदेशी जो उसके साथी थे उनको बिजनेस नया मिल सके, नई जमीनें मिल सकें जहां वो लूट कर सकें। दरअसल विदेश नीति को लेकर, इस पर मैं आपकी एक टिप्पणी लेकर ही बात खत्म करूंगा, अपनी बात से खत्म नहीं करूंगा। विदेश नीति को लेकर डंका बजना और ये वो जो लंबे समय तक तमाशा चला है, आप देखिए एक फॉल्ट लाइन आती है, पाकिस्तान के साथ आप लड़ने चले जाते हैं, एक फॉल्ट लाइन आती है, पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करते हैं, कहा जाए तो हमला करते हैं, इनकी ही भाषा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और दुनिया में कहीं कोई आपको समर्थन नहीं देता है। मैं बार बार 26/11 को याद करता हूं, आप तो मुंबई में रहते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। हम कोई दावा नहीं कर रहे थे, हम डेसिमेट करने का दावा नहीं कर रहे थे, हम आर्मी का उपयोग नहीं कर रहे थे, और सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। एफएटीएफ में पाकिस्तान को किनारे लगा दिया गया था, हथियार मिलना मुश्किल हो गए थे, लोन मिलना मुश्किल हो गया था। आज कंडीशन यह है कि एससीओ में कोई आपकी नहीं सुनता, क्वाड में जहां 4 मुल्क हैं, वहां अमेरिका है, मेरे ख्याल से जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, वहां आप एक बयान जारी करते हो जिसमें पाकिस्तान का नाम होता है, फिर बयान वापस ले लेते हो, नया बयान आता है, इसमें पाकिस्तान का नाम डिलीट कर दिया जाता है। तो आप डिप्लोमेसी में जिस तरह से फेल हुए हो, ये बताता है कि आप ना देश के अंदर हालात संभाल पा रहे हो और ना देश के बाहर अपनी इमेज बना पा रहे हो। इतने सब के बावजूद, ये बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, लोग कैसे भक्ति में लगे हुए हैं? सिर्फ गोदी मीडिया के भरोसे या कोई और चीज आपको नजर आती है? लोगों को दिखाई नहीं देता जो चीजें इतनी साफ हैं?
सर लोगों को दिखाई देता है, 2 चीज़ें होती हैं। आप पूरी जीवन में भगवान को मानते हैं और आपके अंतिम पड़ाव पर आपको पता चलता है कि भगवान नहीं है। तो आपको डर लगता है कि जिस श्रद्धा से मैं जिया था, वो बड़ी श्रद्धा बात को कही अगर मैं आपने। ना कह दूँ तो मैं एकदम अपाहिज जैसे जाऊँगा। यानी संस्कृत में एक श्लोक है सर, आशानाम मनुष्याणाम कचिदार्य श्रृंखला बद्धायया प्रधावन्ति मुक्ततिष्ठन्ति पंगुवर। यानी ये जो श्रृंखला है श्रद्धा की, उससे आदमी खड़ा रहता है। अगर ये श्रृंखला निकल जाए, तो वो पंगु हो जाएगा। तो भक्तों के लिए पंगु होना पसंद नहीं, इसलिए वो पकड़े हुए हैं, उनको मालूम है ये भगवान नहीं है, झूठ है। एक बात। दूसरी बात सर मैं बताता हूँ कि प्रोपागेंडा की ताकत इतनी होती है कि 1944 तक जर्मनी में जब शव आ रहे थे, कॉफ़िन आ रहे थे, स्टालिनग्राड से, रशिया से, सब जगह से, तब भी लोगों को लगता था कि हिटलर कोई ऐसा दांव खेलेगा, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेगा कि सब परास्त हो जाएंगे। सर 1945 में हिटलर ने अप्रैल के 30 तारीख को आत्महत्या की। उससे 10 दिन पहले दीवारों पे लोग जर्मनी में आम नागरिक हिटलर की तस्वीरें चिपका रहे थे, ये सोच के कि जहां तस्वीर हिटलर की है वहां बम नहीं गिरते। तो आप इतने एडवांस कंट्री की ये हालत प्रोपागेंडा से हुई थी, तो हमारी ये हालत होना वाजिब है। और ये दौर हर मुल्क के एक टाइम आता है जब दौर आता है ऐसा। अनफॉर्चुनेटली हम सबसे जवान देश थे, तब यह दौर आया, इसलिए हमने गंवा दिया एक मौका। चीन हमसे 40 साल आगे गया, अमेरिका तो 20 साल आगे है, चीन अमेरिका से भी 20 साल आगे निकल चुका है। हमें कोई कंसर्न, कोई कनेक्ट ही नहीं करता। और देखिए सर ईरान, पाकिस्तान, ये देश जो रशिया, चाइना इकट्ठा होते हैं, हमें दूर रखते हैं क्योंकि हम अपने उनके राज जो है वो इज़राइल को कहीं बता ना दें। और इज़राइल का तो अपना अपना अलग वो है कि नेतन्याहू अपने आप को भ्रष्टाचार के आरोप की केस से बचाने के लिए जंग पे जंग कर रहे हैं। वो बर्बाद कर रहे हैं और सारी दुनिया को अब ये पता चल चुका है। तो बात यह है कि मोदी ने 2016 से लेकर, नोटबंदी से लेकर, बाप के पास पैसे नहीं है, बेटी की शादी, ये सब जो किया, उसका कर्म का फल जो है, विपरीत कर्म का जो विपरीत फल होता है, वो वापस चुकाने का वक्त आ गया है। दुख की बात यह है, मैं आखिरी लाइन बोलता हूँ, दुख की बात है, उसका फल जो है वो कर्म का जो रिटर्न है, वो जो भरना है, वो सिर्फ वो नहीं हमको आप भरेंगे, सर हम भी हमको आपको भरेंगे। भरना है। जर्मनी में गया था राजू भाई, और वहाँ मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, दादा उज्जवल दादा हैं, उनके साथ ठहरा हुआ था, घूम रहा था। मैंने उज्जवल दादा से कहा कि हिटलर से जुड़ी कोई तो जगह दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हिटलर से जुड़ी कोई भी जगह, कोई भी किताब जर्मनी में अब नहीं मिलेगी। यहाँ तो मीन काम पढ़ना भी जो है वो बैन है। अगर किसी के घर में मीन काम पाई जाती है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उससे जुड़ी कोई जगह नहीं है। अगर आप तलाश करना चाहें तो कोई भी जगह उससे जुड़ी हुई आपको मिलेगी नहीं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इतने पर ही बात खत्म करता हूँ कि जब बम गिरने वाले हैं, आर्थिक बम कम से कम जब गिरने वाले हैं और आपको लगता है कि आप मोदी का झंडा उठाकर बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे। गाड़ियां सील होंगी तो आपकी भी होंगी, दाम बढ़ेगा तो आपका भी होगा। और दुनिया भर में जब बेइज्जती हो रही है, और हो रही है, यकीन जानिए आप, इसको माने या ना माने, दुनिया में जो हमारी इमेज बन रही है वो बहुत साफ दिखाई दे रही है। और अगर कोई नई सरकार भी आती है राजू भाई, तो उसको सुधारने में शायद बरसों लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।